भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम महाकवि भास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहले हम महाकवि भास की स्थिति काल पर दृष्टिपात करते हैं। महाकवि भास का सर्वमान्य स्थिति काल 450 से 370 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। इस स्थिति काल को हम 4 भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन करते हैं कि किस आधार पर इनके स्थिति काल का निर्धारण किया गया है। सबसे पहले साहित्यिक पक्ष पर कालिदास के प्रमाण के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नाटक की प्रस्तावना में सूत्रधार के मुख से एक प्रश्न करवाया है कि प्रख्यात कृति वाले भास, सौमिल, कविपुत्र आदि कवियों के प्रबंधों को छोड़कर कालिदास की कृति का इतना आदर क्यों रहा है। यथा वह श्लोक इस प्रकार का है: प्रथितय्य शशाम भास सौमिल कविपुत्र आदीनां प्रबंधनान् अतिक्रम्य कथम वर्तमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतो बहुमानः। यानी यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भास को प्रथितय्य शशाम यानी प्रख्यात कृति वाला कहकर सम्मानित किया है। इस प्रकार महाकवि भास का समय कालिदास से काफ़ी पूर्व का सिद्ध होता है। दूसरा प्रमाण पाणिनि के व्याकरणिक सम्मत दृष्टिकोण को माना गया है। भास द्वारा रचित नाटकों में पाणिनि व्याकरण सम्मत अनेक त्रुटियां पाई जाती है। इस आधार पर महाकवि भास पाणिनि से पूर्व समय के या उनके समकालीन माने जा सकते हैं। तीसरा पक्ष है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो ऐतिहासिक प्रमाण की श्रेणी में आता है। कौटिल्य यानी चाणक्य ने स्वरचित अर्थशास्त्र में भास द्वारा रचित प्रतिज्ञा योगेंद्रायण नाटक के 4th अंक के एक पद्य को आप्तवाक्य के रूप में प्रयोग किया है। जो श्लोक है: नवसराम सलिलेह सुपूर्णम सुसंस्कृतम दर्भकृतो उत्तरीयम ततश्च मां पुनरकं स गच्छेदः यो भृत्तपिण्डस्य कृतेन युध्येत। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। इतिहास के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व पर राज्य सिंहासन पर बैठे थे। इस आधार पर भास का समय इनसे पूर्व का सिद्ध होता है। चौथा पक्ष राजकीय प्रमाण यानी समकालीन शासक। नाटक में 3 ऐतिहासिक राजाओं, जिनमें स्वप्नवासवदत्तम और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में 3 राजाओं का उल्लेख हुआ है। कौशाम्बी के राजा उदयन, उज्जैनी के राजा प्रद्योत और मगध के राजा दर्शक। महाकवि भास ने इन तीनों राजाओं को समकालीन माना गया है। इतिहास के आधार पर राजा दर्शक का समय 475 से 450 ईसा पूर्व माना जाता है। इस आधार पर भास का समय इसके पश्चात ही सिद्ध होता है। उपयुक्त सभी तथ्यों के आधार पर भास का समय सर्वमान्य स्थिति काल 450 ईसा पूर्व से 370 ईसा पूर्व के मध्य सिद्ध होता है। अगला हमारा बिंदु है पांडुलिपि खोजम भास समीक्षा। महाकवि भास द्वारा रचित कुल 13 नाटकों का उल्लेख प्राप्त होता है। सर्वप्रथम सन 1919 में महामहोपाध्याय श्री टी गणपति शास्त्री ने इनको खोजा था। श्री टी गणपति शास्त्री को केरल राज्य के पद्मनाभपुरम के समीप मल्लारकर मठ से मलयालम लिपि में 105 पुस्तकों की एक गठरी मिली थी,
जिसमें भास के 10 संपूर्ण रूपक एवं एक खंडित रूपक प्राप्त हुआ। इसके बाद की यात्रा में इन्हें 2 रूपक अभिषेक नाटक व प्रतिमा नाटक प्राप्त हुए। इस प्रकार भास द्वारा रचित 13 रूपक स्वीकार किए जाते हैं। महाकवि भास के इन 13 भास नाटक चक्र पर 3 प्रकार की भास समस्याओं पर 4 प्रमुख मत उजागर हुए हैं। जो शैक्षिक आधार पर जो 4 मुख्य मत है उनमें पहला है पूर्ण समर्थक मत में टी गणपति शास्त्री उल्कित आदि मानते हैं कि सभी 13 नाटक महाकवि भास के द्वारा ही रचित हैं। केरल कवि समर्थक पीवी काणे, डॉक्टर बार्नेट आदि का मत है कि यह रचना किसी अज्ञात केरल देशीय कवि की है। मध्यम मार्ग पर दृष्टिपात करें तो प्रोफेसर विंटतेज का मत है कि केवल स्वप्न वासव दत्त एवं प्रतिज्ञा योगेंद्राय ही भास की द्वारा रचित है। नवीन मत पर दृष्टिपात करने पर डॉक्टर पिसरोडी के अनुसार इन नाटकों की रचना केरल के चाकियार नामक नटों के द्वारा की गई है। इस प्रकार से भास समस्या के चारों मतों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अगला बिंदु है महाकवि भास के जो रूपक वर्गीकरण है। जो भास के 13 नाटक जिनका कथानक उपजीवी के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण ऐतिहासिक यानी उद्यन कथा पर जो आधारित कथानक है उसमें 2 प्रकार के इनके नाटक मिल रहे हैं, जिसमें पहला है प्रतिज्ञा योगेंद्राय जो 4 अंकों में समाहित है और दूसरा है स्वप्न वासव दत्तम, ये 6 अंकों का नाटक है। रामायणाश्रित उपजीवी पर आधारित 2 नाटक मिलते हैं इनके, जिसमें पहला है प्रतिमा नाटकम जो 7 अंकों में विभाजित है और दूसरा है अभिषेक नाटक, इसमें 6 अंक मिलते हैं। महाभारत आश्रित जो उपजीवी पर दृष्टिपात करें तो पहला इनका है उरुभंग जो 1 अंकों का है। फिर मध्यम वायोग, इसमें भी 1 अंक है। दुत वाक्य यह भी 1 अंकों में विभाजित है। दुत घटोत्कच यह भी 1 अंकों का है। कर्णभारम एकांकी यह भी 1 अंकों की है। पंचरात्र जिसमें 3 अंकों में यह विभाजित है और बाल चरित्र ये 5 अंकों में विभाजित है। लोक कथा और कल्पना पर आधारित इनके 2 काव्य रचनाएं हैं, जिसमें अविमारक जो 6 अंकों में विभाजित है और चारुदत्त ये 4 अंकों में विभाजित है। इस प्रकार से महाकवि भास के इन रूपक वर्गीकरण में 13 प्रकार की साहित्यिक रचनाएं समाहित की गई है। अब हम थोड़ा नाटक के परीक्षा उपयोगी जो महाकवि भास की जो रचनाएं हैं इन पर विशेष तथ्यों पर थोड़ा दृष्टिपात करते हैं। इन रचनाओं में से जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनके प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिज्ञा योगेंद्राय। प्रतिज्ञा योगेंद्राय 4 अंकों का प्रकरण रूपक है। इसमें उदयन व वासुदत्ता की प्रेम कथा एवं विवाह का वर्णन है। अमात्य योगेंद्रायन द्वारा राज्य बचाने की प्रतिज्ञा के कारण ही इसका नाम प्रतिज्ञा योगेंद्रायन किया गया है। दूसरी इनकी जो प्रमुख रचना है वह चारुदत्त, यानी ये 4 अंकों का यह अपूर्ण रूपक है। दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त व वेश्या वसंत सेना की प्रेम कथा को इसमें समाहित किया गया है। महाकवि शूद्रक ने इसी आधार पर मृच्छकटिकम की रचना की। इनकी अन्य साहित्यिक रचनाओं में उरुभंग जो एक एकांकी रूपक है, कौरव पांडव अंतिम संघर्ष की घटना को इसमें समाहित किया गया है। भीम द्वारा दुर्योधन की जंगा यानी उरुभंग कर वध करना विशेषतः संस्कृत साहित्य का दुर्लभ दुखांत करुण रस प्रधान नाटक, जिसको उत्कृष्टांक भी कहते हैं, ये उरुभंग को माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में
प्रश्न पूछा भी जाता है कि संस्कृत साहित्य का दुखांत नाटक कौन सा है, तो वो गुरुभंग माना जाता है। अगली रचना है प्रतिमा नाटक। 7 अंक राम वनवास से लेकर रावण वध तक की कथा को इसमें समाहित किया गया है। इस नाटक का नामकरण भरत द्वारा ननिहाल से लौटते समय पूर्वजों की प्रतिमा देखने के प्रसंग पर आधारित होने पर इसका नाम प्रतिमा नाटक किया गया। अब हम महाकवि भास की हृदय नाटक के रूप में माने गए स्वप्न वासवदत्तम की काव्य शास्त्रीय विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिंदु 1 विधा एवं उपजीव्य, यानी स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है वह 6 अंकों का नाटक है। उपजीव्य यानी यह जो नाटक है यह ऐतिहासिक नाटक है। इतिहास प्रसिद्ध उद्यन कथा को इस नाटक में महाकवि भास ने समाहित किया है। काव्य शैली को देखें तो इसमें जो रीति प्रयोग है वो वैदर्भी रीति का इसमें प्रयोग किया गया है। गुण में प्रसाद एवं माधुर्य गुण इसमें समाहित है। अलंकारों में सभी प्रकार के अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है, परंतु अर्थांतरन्यास एवं स्वाभुक्ति अलंकार की इसमें प्रधानता है। रस चक्र पर दृष्टिपात करें तो प्रधान रस श्रृंगार रस है। वासवदत्ता प्रसंग में विप्रणम श्रृंगार एवं पद्मावती प्रसंग में संयोग श्रृंगार का इसमें प्रयोग हुआ है। छंद वितरण को देखें तो इस नाटक में कुल 57 प्रकार के कुल श्लोक हैं, जिसमें 11 प्रकार के छंद इसमें समाहित हैं, जिनमें अनुष्टुप और वसंतलिका छंद सर्वाधिक प्रयोग हुए हैं। इसके बाद आर्या, उपेंद्रवर्जा, उपजाति, मालिनी, पुष्पित्रग्रा, हरिणी, शिखरणी, सादुल विक्रीड और वैश्वदेवी नामक छंदों का प्रयोग भी कवि ने किया है, परंतु अनुष्टुप और वसंतलिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग कवि के द्वारा इस नाटक में किया गया है। इस नाटक का जो नामकरण है वह 5वें अंक में प्रस्तुत स्वप्न दृश्य उद्यन एवं वासवदत्ता के संवाद पर आधारित जो घटना वस्तु 5वें अंक में समाहित है, उसी के आधार पर इस नाटक का नामकरण स्वप्न वासवदत्तम किया गया है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न में पूछा भी जाता है कि स्वप्न की जो घटना है वो नाटक के किस अंक में है, तो वो 5वें अंक में मिलती है। अब हम नाटक के प्रमुख पात्र परिचय पर दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले नाटक की जो नायिका है वासवदत्ता, जो उज्जैनी नरेश प्रद्योत की पुत्री है और छद्म रूप में यही अवंतिका है। उज्जैनी पक्ष पर दृष्टिपात करें तो यह प्रद्योत जो उज्जैनी के राजा है, उनका दूसरा नाम महासेन भी है। विशाल सेना का स्वामी होने के कारण इन्हें महासेन कहा जाता है। इनके जो कंचुकी रैव्य गोत्री कंचुकी और वसुंधरा नामक धाय माता जो अंत में चित्रफलक लेकर 6ठ अंक में आती है, जो उज्जैनी पक्ष में आती है। महाराज उदयन जो कौशाम्बी यानी जो वत्स देश के राजा हैं और ये धीर ललित नायक की श्रेणी में आते हैं। इसी के अंतर्गत कौशाम्बी में ही वसंतक जो विदूषक, इस नाटक के विदूषक का नाम वसंतक है और महाकवि उद्यन के जो सेनापति हैं वह रुमणवान सेनापति हैं। उद्यन के मंत्री और नाटक के प्रमुख पात्र योजना को बनाने वाले योगेंद्रायन, संपूर्ण योजना के सूत्रधार और उद्यन के मंत्री योगेंद्रायन इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। पद्मावती जो उपनायिका या सहनायिका है, मगध नरेश दर्शक की बहन है और पद्मावती के भाई महाराज दर्शक, पत्निका व मधुरिका और धात्री आदि पात्र भी इस नाटक में इनकी भूमिका में सराहनीय है। मुख्य कथानक की पृष्ठभूमि, संकट एवं योजना। सबसे पहले नाटक के राजनीतिक संकट पर दृष्टिपात करें तो राजा उदयन वासवदत्ता के प्रेम में अत्यधिक आसक्त होकर राजकाज भूल जाते हैं। शत्रु राजा आरुणी इस अवसर का लाभ उठाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेता है। उदयन को राज्य छोड़कर लावाणक नामक गांव में शरण लेनी पड़ती है।
अमात्य योगेंद्रायन राज्य पुनः प्राप्ति हेतु मगध नरेश दर्शक की सहायता चाहता है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि मगध राजकुमारी पद्मावती का पति चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अमात्य योगेंद्रायन लावणक गांव में आग लगने की झूठी अफवाह फैलाकर वासवदत्ता को मृत घोषित करते हैं, जिसके कारण से महाराज उज्जैन का विवाह पद्मावती से हो सके। इस तरह से अपनी इस छद्म योजना को संपादित करते हैं। अंक का अनुसार हम स्वप्न वासवदत्तम की घटना वस्तु पर दृष्टिपात करते हैं। तो प्रथम अंक, जिसको हम तपोवन प्रसंग कहते हैं, जिसकी प्रमुख घटनाएं बिंदुवार देखें तो लावणक दहा की अफवाह के बाद योगेंद्रायन सन्यासी वेश में वासवदत्ता यानी अवंतिका को लेकर तपोवन पहुंचते हैं। मगध राजकुमारी पद्मावती का भी तपोवन में आगमन होता है, जो अपनी दादी माँ के दर्शन के लिए आती है, जो वानप्रस्थ आश्रम में है। योगेंद्रायन द्वारा वासवदत्ता को धरोहर यानी धरोहर को संस्कृत में नाश कहते हैं के रूप में पद्मावती को सौंपना और ब्रह्मचारी द्वारा लावणक गांव की आग एवं उद्यन के विलाप का मार्मिक चित्रण इस प्रथम अंक में प्रस्तुत किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है कि योगेंद्रायन ने वासवदत्ता को पद्मावती के पास ही धरोहर के रूप में क्यों रखा, तो इसका उत्तर है कि पद्मावती बाद में वासवदत्ता के चरित्र की साक्षिणी होगी। द्वितीय अंक, जिसे राजमहल प्रसंग कहा जाता है, मगध के राजमहल में पद्मावती और वासवदत्ता जो अवंतिका का वेश धारण कर रखा है के मध्य घनिष्ठ सख्य भाव उत्पन्न होना, पद्मावती का उद्यन के प्रति आकर्षण एवं प्रेम भाव जागृत होना, पद्मावती के रूपों व गुणों से प्रभावित होकर राजा उद्यन द्वारा पुनः विवाह का निर्णय लेना, यह द्वितीय अंक में इन घटनाओं को समाहित किया गया है। तृतीय अंक का जो नाम है वह है प्रमदवन प्रसंग या करुण योग। पद्मावती और उद्यन के विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। वासवदत्ता के लिए सबसे बड़ी मानसिक पीड़ा अपने आंखों के समक्ष अपनी सौत पद्मावती के लिए विवाह की वरमाला गूंथना। अत्यंत दुखी होकर वासवदत्ता इस कारण प्रमदवन में चली जाती है। चतुर्थ अंक, प्रमदवन में संवाद। शरद ऋतु का वर्णन, वासवदत्ता और पद्मावती का प्रमदवन में भ्रमण, उदयन और विदूषक वसंतक का वह आना तथा वासवदत्ता का छिपना। विदूषक उदयन से प्रश्न करते हैं कि वासवदत्ता और पद्मावती में आप कौन अधिक प्रिय हैं, तो उदयन अपनी मार्मिक स्वीकृति में कहते हैं, पद्मावती रूप गुण संपन्न है, किंतु मेरा हृदय आज भी वासवदत्ता में ही बंधा हुआ है। पंचम स्वप्न दृश्य, जो नाटक का हृदय स्थल माना जाता है। स्थान समुद्र ग्रह, कारण पद्मावती सिर वेदना से पीड़ित होने के कारण इनकी सैया समुद्र ग्रह में लगाई जाती है। उद्यन पद्मावती को देखने आते हैं, उन्हें नहीं पाकर उसी सैया पर सो जाते हैं। वासवदत्ता का आगमन होता है, वह उद्यन को पद्मावती समझकर उनके पास बैठ जाती है। स्वप्न में उद्यन का वासवदत्ता को पुकारना और वासवदत्ता का उत्तर देना। स्वप्न संवाद। चरम बिंदु, राजा के लटकते हुए हाथ सैया पर गिरता है। वासवदत्ता उसे वापस सैया पर रखकर वहाँ से चली जाती है। स्पर्श से उदयन जाग जाते हैं। वासवदत्ता के जीवित होने का उदयन को आभास होता है और विदूषक इसे भ्रम बताता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी इसी अद्वितीय स्वप्न दृश्य, स्वप्न में उदयन एवं वासवदत्ता का संवाद की नूतन परिकल्पना के कारण इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम रखा गया है। षष्ठ अंक, रहस्य उद्घाटन एवं पुनर्मिलन। प्रमाण प्राप्ति। प्रथम बिंदु प्रमाण प्राप्ति पर दृष्टिपात करें
तो नर्मदा तट पर वासवदत्ता की प्रिय घोषवती वीणा की प्राप्ति, वीणा देखकर उज्जैन का विलाप, उज्जैनी से कंचू की रैप्य गोत्री और धात्री वसुंधरा का संदेश चित्रफलक लेकर आगमन होता है। रहस्य उद्घाटन में पद्मावती चित्रफलक में चित्रित वासवदत्ता को पहचान कर बताती है कि यह तो मेरी सखी अवंतिका है। उसी समय योगेंद्रायण ब्रह्मचारी वेश में उपस्थित होकर अपनी धरोहर वापस मांगते हैं और नाटक के सुखांत अंत के बिंदु में योगेंद्रायण द्वारा संपूर्ण राजनीतिक षड्यंत्र का राज दरबार में खुलासा, आरुणि पर विजय का समाचार प्राप्ति, रुमणवान नामक सेनापति की भी बड़ी भूमिका इस युद्ध में विजय प्राप्ति में रही है। सारे युद्ध की जो कौशल शैली उन्हीं पर आधारित है। उज्जैन, वासवदत्ता और पद्मावती का सुखद पुनर्मिलन भरत वाक्य के साथ नाटक की समाप्ति हो जाती है। इस तरह से नाटक का सुखांत अंत होता है। महत्वपूर्ण कुछ श्लोक इसमें बताए हैं। इसमें पहला श्लोक जो स्वाभुक्ति अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण महाकवि भास का माना जाता है, जिसमें कवि कहते हैं खगा वासो पेता सलिलम अवगाढ़ो मुनिजन प्रदीप्तोर अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो दुराद रविरपिच संक्षिप्त किरणो रथम व्यावर्तयासो प्रविशति समेरस्त शिखरम। अर्थात पक्षी समूह अपने घोंसलों में पहुंच गए हैं, मुनिजन स्नान के लिए जल में प्रविष्ट हो गए हैं, यज्ञीय अग्नि जल रही है और धुआं मुनि वन में फैल रहा है। सूर्य अपनी किरणों को समेटकर और अपने रथ को लौटाकर धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि सायंकाल का समय हो चुका है। तो यह स्वाभुक्ति अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण महाकवि की भास की स्वप्न वासवदत्तम कृति में मिलता है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, पूछा भी जाता है श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है। अगला जो श्लोक है, इसमें कवि ने मृत्यु की अनिवार्यता को बताकर कवि बताते हैं अपने श्लोक में कि किस तरह से जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो किस तरह से चलता रहता है, जिसमें योगेंद्रायण इसमें बताया जा रहा है। कंचू की महाराज उज्जैन को कह रहे हैं कह कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति एव लोकस्थ तुल्य धर्म वनानाम काले काले छीन्यते रुह्यते च। यानी मृत्यु के समय कौन किसको बचा सकता है, रस्सी के टूट जाने पर कौन उससे बंधे हुए घड़े को नीचे गिरने से रोक सकता है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी वन के समान या वन में उगने वाली घास के समान होता है, जिससे बार बार काटा जाता है और बार बार वो पनप जाती है। उसी तरह मनुष्य भी बार बार जन्म लेता है, मरता है। इस तरह से संसार की गति, परिवर्तन और नियति का मार्मिक चित्रण कवि ने इस श्लोक में प्रस्तुत किया है। यह श्लोक 6ठ अंक में मिलता है। तो यह भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। कुछ प्रमुख सूक्तियाँ जो इस नाटक में आई है, जो भी परीक्षा उपयोगी है, उन पर दृष्टिपात करें तो पहली सूक्ति है चकार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। पूरी जो सूक्ति है वो इस तरह से है काल कर्मेण जगत परिवर्तमाना चकार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। यानी भाग्य की रेखा पहिए की जो रथ चक्र जो होता है, रथ का जो अर्रा होता है, उसकी तिल्लियों के समान कभी ऊपर नीचे होती रहती है। इसी तरह से इसमें कवि ने जीवन की परिवर्तनशीलता को बताया है कि जीवन में सुख दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह बात योगेंद्रायण वासवदत्ता को कहते हैं। परीक्षा उपयोगी पूछा जाता उक्ति है योगेंद्रायण की, जो वासवदत्ता को सांत्वना देते हुए कहते हैं। अगली जो सूक्ति है, जिसमें धरोहर के समय किस तरह से धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही कठिन होता है, इस बात को कवि यहाँ बता रहे हैं कि दुखम नाशस्य रक्षण, यानी धरोहर की रक्षा करना अत्यंत कठिन कार्य है। यानी किसी भी धरोहर की जो रक्षा, यानी कोई व्यक्ति हमारे पास कोई वस्तु रखे और उस धरोहर की जो रक्षा
करना होता है वह बड़ा ही कठिन कार्य होता है। यहाँ पर जब योगेंद्रायण अपनी बहन वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखते हैं तब विचार किया जाता है कि दुखम नाशस्य रक्षणम, यानी किसी धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही कठिन होता है। अगली है सर्वजन मनो अभिराम खलुह सौभाग्य नाम, यानी सुंदरता यानी जो सौभाग्य जो होता है वह सभी के मन को अच्छा लगने वाला होता है, यानी सौंदर्य सबके मन को आकृष्ट कर लेता है। यह कथन पद्मावती वासवदत्ता को कहती है। अगली उक्ति है प्रद्वेषो बहुमानो व संकल्पाद उपजायते, यानी अत्यधिक द्वेष या आदर किसी के भी प्रति मन के संकल्प यानी विचार से ही उत्पन्न होता है। यह बात योगेंद्रायण स्वयं अपने मन में विचार करते हैं। अगली युक्ति है नहीं सिद्ध वाक्यानात्क्रम्य गच्छति विधि, यानी नहीं सिद्ध वाक्यन उत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि, यानी भवितय्या, यानी भाग्य विधि जो भाग्य व सिद्ध पुरुषों के वाक्यों का अतिक्रमण कर नहीं चलता है। यह उक्ति भी योगेंद्रायण के द्वारा कही गई है। अगला है दुखम त्यक्तम बद्धमूलो अनुराग, यह उक्ति उदयन अपने विदूषक वसंतक से कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि दुखम त्यक्तम बद्धमूल अनुराग स्मृत्वा स्मृता याति दुखम नवत्वम यात्रा त्वेषाम यतिमुच्य बाष्पम प्राप्त आरणन्यम याति बुद्धि प्रसादम, यानी दृढ़ अनुराग को छोड़ना बड़ा ही कठिन है। उसे याद कर कर के दुख नया होता है। यह तो संसार का लोक व्यवहार है कि रोकर आंसू बहाकर मनुष्य उस ऋण से मुक्त हो जाता है, तो दुख कम हो जाने पर मन निर्मल हो जाता है। तो ये दुखम त्यक्त बद्धमूल अनुराग, यह उक्ति पूजन के द्वारा वसंतक से कही गई है। चतुर्थ अंक में यह प्राप्त होती है। परीक्षा दृष्टि उपयोगी कुछ सांख्यिकीय एवं संरचनात्मक जो पर दृष्टिपात करें। मंगलाचरण और अलंकार, यानी स्वप्न वासवदत्तम के मंगलाचरण में मुद्रा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस श्लोक में ही कवि ने आशीर्वादात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए नाटक के प्रमुख पात्र उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती, वसंतक आदि के नामों को पिरोया है। मंगलाचरण है उदयन वेन्दुषवर्णा वासवदत्ता बलो बलस्तमा पद्मावतीर पूर्णस्य वसंतकर्मो भुजोपाता। छंद प्रयोग। संपूर्ण भास साहित्य में भास के समस्त 13 रूपों में कुल 1000 वर्णाणु पद्य हैं जो 24 प्रकार के छंदों में रचे गए हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद अनुष्टुप जो 437 श्लोकों में समाहित है। वसंत का कुल महाकवि भास के रूपों में 179 श्लोकों में वसंत का छंद का प्रयोग किया गया है। संरचनात्मक विशेषताएं देखें तो प्रस्तावना के स्थान पर भास के नाटकों में प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग होता है। नांदी पाठ का अभाव, यानी इस नाटक के आरंभ में पारंपरिक नांदी पाठ प्राप्त नहीं होता, सीधे सूत्रधार का प्रवेश होता है और महाकवि भास का प्रत्येक नाटक नांदी पाठ ने लेकर इस वाक्य से शुरू होता है नाद्यन्ते तत्र प्रविशति सूत्रधार, यानी नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार प्रवेश होता है। तुरंत इसी बात से नाटक की घटना वस्तु शुरू हो जाती है। तो यह महाकवि भास के अपने नाटकों की एक अनुपम विशेषता है। साहित्यिक समालोचना एवं विशिष्ट शब्दावली। समीक्षकों के ऐतिहासिक कथन, यानी जयदेव ने प्रसन्न राघव में भास को कविता कामिनी की हंसी का है, यानी बासो हास कवि कुल गुरु कालिदास विलास। कवि क्या कहता है? बासो हास कालिदास विलास। इस तरह से महाकवि जयदेव ने प्रसन्न राघव में भास की कविता को
कविता कामिनी की हंसी कहकर उनका प्रयोग किया है। कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में इन्हें प्रत्यय शशांक कहकर महिमा मंडित किया है। यह भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। महाकवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में भास के नाटकों को बहुभूमिक यानी अनेक पात्रों वाला कहा है। यानी महाकवि भास के जो नाटक की तुलना पत्रिकाओं वाले भव्य मंदिरों से की है, जिसमें उन्होंने कहा है सूत्रधार कर्त आरंभ में नाटके बहुभूमिके हो सब पताकाय शो लेभे भासो देव कुलरेव। यानी यहाँ पर कवि ने बहुभूमिक यानी अनेक पात्रों वाला बताकर महाकवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में भास के नाटकों को लिखित किया है। प्रोफेसर देवधर शास्त्री ने लावणतः जैसी अनेक अग्नि प्रसंगों की अधिकता देखकर भास की रचनाओं को ज्वलन मित्र कहकर समाहित किया है। यानी महाकवि भास में जो लावणक गांव की जो घटना है, जो प्रथम अंक में जिसका उपयोग किया गया, उसके कारण से ही महाकवि भास को ज्वलन मित्र भी कहा गया है। और वाक्पतिराज ने प्राकृत भाषा के ग्रंथ गौड़वहो में गौड़वद्य में भी भास को अग्निमित्र कहा है। यानी अग्निदृश्य प्रिय होने के कारण वाक्पतिराज ने भास को अग्निमित्र कहा है। यह इसका उल्लेख प्रोफेसर देवधर शास्त्री ने अपनी काव्य ग्रंथ शैली में इसका प्रयोग किया है। मूल स्रोत यानी व्रत कथा, यानी इस नाटक की मूल कथा गुणाढ्य द्वारा रचित व्रत कथा में भी प्राप्त होती है। इस प्रकार भास के नाटक रंगमंचीय दृष्टि से अत्यंत सफल है। इनमें कृत्रिमता का अभाव और स्वाभाविकता का चरम उत्कर्ष है, जो इन्हें कालजयी बनाता है। इस तरह से आज हमने महाकवि भास की व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर दृष्टिपात करते हुए उनके प्रमुख हृदयस्थल ग्रंथ स्वप्नवासोदत्तम के सारगर्भित सार का अध्ययन किया। धन्यवाद।